राजेश एक्सपोर्ट एक इतना प्रतिष्ठित नाम हीरा बाजार के अंदर था, लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा स्कैंडल करेगा। ये जो 50,000 करोड़ का घोटाला है, ये डायमंड इंडस्ट्री का इस सदी का या आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इन्होंने दुनिया को दिखाया कि हमने गोल्ड की माइंस खरीदी है, इन्होंने खरीदी नहीं है। तो हितेश शाह करके यहाँ अपने कमिश्नर थे, मैं सोचता हूँ उसके जैसा कमिश्नर मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। वो वहाँ पे बैठते थे, एसी भी चालू नहीं करते थे, और हमारी हीरा बाजार उसके नाम से ही बैठती थी। और ये अगर किसी व्यक्ति के पास में ब्लैक मनी होती है, सब 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की है, तो क्या डायमंड मार्केट का या डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करके ये पैसा जो है वो विदेशों में जाता है? नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप हैं 5V मीडिया पर एक बार हमारे साथ अपराध जगत के नए नए किस्से, कहानियां और साक्षात्कारों की दुनिया में। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है हार्दिक हुंडिया। हार्दिक भाई, बहुत बहुत आपकी आमद का हम शुक्रगुजार हैं। आप आए हमारे साथ में और हमारे दर्शकों को आज आप बताएंगे कि हीरा उद्योग और उससे जुड़ी हुई समस्याएं या उसके स्कैम्स के बारे में। हार्दिक भाई के बारे में एक दो बातें बातचीत करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि हीरा माणिक नाम की एक पत्रिका जो है वो बरसों से चला रहे हैं। हालांकि वो गुजराती में है, लेकिन इस पत्रिका के जरिए वो हीरा उद्योग के बारे में बहुत कुछ नई नई जानकारियां, नए नए घोटाले, रहस्य उद्घाटित करते रहते हैं। इसके अलावा हार्दिक हुंडिया ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि वर्ल्ड डायमंड डे की स्थापना की है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो काम विश्व के बड़े बड़े हीरा उद्योगपति या कंपनियां नहीं कर पाई, वो हमारे आज के अतिथि हार्दिक हुंडिया जी ने किया है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि हार्दिक भाई और हमारा जो रिश्ता है तकरीबन 1993 के आसपास से है, और इनके ज़रिए हमने बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो बाज़ दफ़ा वक्त बेवक्त कई अखबारों और चैनलों में की हैं। तो आज हम उनको बड़े इसरार के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ आप लोगों से मिलवाने के लिए लाए हैं। तो हार्दिक भाई, अभी तुरंत जो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, बहुत बड़ा एक जो घोटाले की बात चल रही है, वो है राजेश एक्सपोर्ट्स घोटाला। सरल शब्दों में पूरा घोटाला क्या हुआ है, कितने करोड़ का है, क्या कितनी धनराशि इसमें हुई है, क्या वो पैसा वापस आ पाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले तो भाई विवेक आपका दिल से धन्यवाद है। गुजराती और मारवाड़ी एक ऐसी कौम है कि पूरे देश का छोड़ो, वर्ल्ड का बिजनेस इनके हाथ में है। सरकारी कुछ ऐसी नीतियां जो व्यापारियों को मजबूर कर देती है कि हम लोग जो काम सीधा कर सकते थे, लेकिन जो टैक्स की जो मारा मारी, और व्यापारी 18% GST हम लोग भरते हैं। मुझे बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर 18% मुनाफा होता है? तो ये जो व्यापारी लोग हैं, अपना कुछ ना कुछ रास्ता बिजनेस के अंदर निकाल देते हैं। अब आपने बात छेड़ दी राजेश एक्सपोर्ट की। राजेश एक्सपोर्ट एक इतना प्रतिष्ठित नाम हीरा बाजार के अंदर था, लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा स्कैंडल करेगा। इन्होंने दुनिया को दिखाया कि हमने गोल्ड की माइंस खरीदी है, इन्होंने खरीदी नहीं है, इन्होंने वो प्रोसेसिंग के लिए की थी। आपका जैसे 18 कैरेट का सोना है, वो 22 कैरेट का कैसे बनाना, वो प्रोसेसिंग करता था। तो राजेश एक्सपोर्ट ने जैसे इंश्योरेंस वाले को दिखाया, LIC को 2000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट इन्होंने इसमें कराया, वो आज बेचने जाएंगे तो 25 करोड़ रुपया भी नहीं आएंगे। ये बस सबसे बड़ी दुखद बात है हमारे लिए। राजेश एक्सपोर्ट का एक घोटाला आज का नहीं है, ये करीबन 2 साल पहले किसी एक अच्छे इंसान ने फरियाद की थी कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराओ। मैं आपको अपनी चैनल के थ्रू आज मैं भार दे के कहता हूँ कि जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन सबका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। 2 साल पहले की हुई फरियाद, आज ये नतीजा आया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ ये निकली। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मोदी जी के राज में ये हुआ है, लेकिन मोदी जी के राज में ही हुआ है। लेकिन मोदी जी को आज हम अपने चैनल के थ्रू धन्यवाद भी देंगे कि आपने इतना बड़ा स्कैंडल ये आपके राज में ही खुला है। तो राजेश एक्सपोर्ट का जो ये पूरा मामला मैंने आपको एकदम शॉर्ट में दिखा दिया। यदि फॉरेंसिक ऑडिट
कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं आज भी बार बार कहता हूं कि होना चाहिए। यदि ये होगा तो राजेश एक्सपोर्ट जैसे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो यदि गलत काम करती है वो सब स्कैंडल बाहर आएंगे, इसमें कोई शंका को स्थान भाई विवेक नहीं है। लेकिन हार्दिक भाई, इसमें तो ये एक चीज़ सामने आ रही है कि पिछले 6 सालों से ये घोटाले के बारे में एक व्हिसल ब्लोअर जो है वो सरकार को चेतावनी दे रहे थे, पहली बात। दूसरी चीज़ उसमें ये आ रही है कि ये घोटाला सिर्फ 2000 करोड़ का नहीं है, 15 लाख करोड़ का घोटाला है। ये 15 लाख करोड़ की रकम कहाँ से आ गई? एक्चुअली क्या होता है, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मामला है, अब हीरा बाजार के अंदर देखिए, लाख रुपए की रफ इंपोर्ट करते हैं और रफ की कीमत यहाँ देखने जाओ तो 10,000 या 15,000 होती है। तो जो इंपोर्ट होता है और हमारा पैसा डॉलर में जाता है, ये डॉलर जो जाने मतलब आज वो चीज़ इंडिया में बेचने जाएंगे तो लाख रुपए की चीज़ का हम लोग करोड़ रुपया देते हैं। तो सबसे बड़ा हवाला रैकेट तो हीरा बाजार के अंदर चल रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी 100 कंपनियां हैं हीरा बाजार की, उन सबका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, कहीं फिर से राजेश एक्सपोर्ट जैसा लफड़ा इसके अंदर भी नहीं निकले। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 25 करोड़ रुपए अब मिल पाएंगे अगर सारी उनकी एसेट्स LIC की जो इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ, तो सिर्फ 25 ही करोड़ मिलेंगे। 100% आप देख लीजिए। ये मेहुल चोकसी, आज ये 11,500 करोड़ रुपए बैंक का घोटाला था। सरकार कहती है कि 5100 करोड़ की ज्वेलरी मिल गई। यदि 5100 करोड़ की ज्वेलरी मिल गई है तो मेहुल चोकसी को भागने की जरूरत कहाँ थी? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ वो 5100 करोड़ की ज्वेलरी यदि वो बेचने जाएंगे तो 1500 करोड़ रुपए भी नहीं आएंगे। तो आप सोचो, ये जो मार्केट वैल्यू जो लोग ऑन पेपर दिखाते हैं और उनका रियल में जब हम बेचने जाते तब क्या आता है, ये स्कैंडल आप देख लीजिए। तो ये राजेश एक्सपोर्ट में यही नियम लागू होता है। लेकिन फिर से सरकार से एक बार विनती करूंगा कि जो सरकारी नीतियाँ है, व्यापारियों को जो फैसिलिटी देते हो आप, उसमें बहुत सुधार लाइए। ये 18 टैक्स तो किसी बिजनेस के अंदर मुनाफा नहीं है। आप इसके अंदर कुछ ऐसी नीतियाँ करें कि जिससे सरकार अपना बिजनेस बने। आप देखो, वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंडियन लोग हैं आज टॉप बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें हीरा बाजार के अंदर तो 10 में से 9 हीरा हम भारत के लोग बना रहे हैं। और इसके लिए भारत के जितने भी रत्न कलाकार हैं उनको सबको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपके कारण आज भारत वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है बिजनेस के अंदर, हीरा उद्योग के अंदर। तो सरकारी नीतियाँ यदि अच्छी होगी तो बिजनेस बहुत इंडिया के अंदर फूलेगा, फलेगा और जितनी रोजी रोटी आज मिल रही उससे कई गुना ज़्यादा हमारे देश में लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। ये राजेश एक्सपोर्ट्स का जो घोटाला है, क्या आप मानते हैं कि इसमें LIC के ऑफिसर्स या कुछ पॉलिटिकल दबाव या बाकी सब चीज़ें भी, वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे? देखो, मेहुल चोकसी का जो कांड हुआ उसके अंदर मैंने उसी टाइम कहा था, उसमें वैल्यूलर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बैंक की जिम्मेदारी है। और मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने जो गलत कागज बनाए या उनको जिन्होंने ये बनाने की प्रक्रिया सिखाई, ये सब लोग जिम्मेदार है और सबको सरकार ने नो डाउट सजा तो दी है। मेहुल चोकसी आज एंटीगुआ के अंदर जिस हालत में जी रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था इसको उसको नहीं भगाया होता। वो मेहुल चोकसी के लिए एक बात तो कहनी पड़ेगी, वो बिजनेस का शौकीन था। उन्होंने डी दमास, जिली, गीतांजलि, कोई कितनी ऐसी ब्रांड बना के इसने लोगों को डायमंड तो दिया है। लेकिन डायमंड के अंदर उसकी एक मास्टरी ये थी, ब्रांड बना के वो 20,000 का 5,20,000 देता था। हम लोग ऐसे 5,20,000 की ज्वेलरी सर्टिफिकेट के साथ लेके आते थे। जैसे डी दमास में आप देखें तो ब्रांड एम्बेसडर उनका अमिताभ बच्चन था, तो हम लोग तो ऐसे समझते जैसे अमिताभ बच्चन हम घर लेके आ गए। लेकिन जब लाने के बाद हम किसी और को दिखाते तब हम मालूम पड़ता था कि ये तो सबसे बड़ी छेतरपिंडी हमारे साथ हुई है। मेहुल चोकसी नो डाउट ब्रांड बना बना के लोगों के अंदर इतना अच्छा दिखावा करता था, लेकिन मैं तो सोचता हूँ उसकी मास्टरी थी। लेकिन इतना बड़ा चीटिंग भी पब्लिक के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ उन्होंने विश्वास किया था। तो सर्टिफिकेट जो देता था वो गलत देता था। लेकिन कोई घर की माँ को गुजराती में कहते कोई डाकन नहीं कहेगा। तो उनका ये जो तजुर्बा था सर्टिफिकेट लेने का, और हम लोग भी लेके आते थे भरोसे, तो इन्होंने भरोसा तो तोड़ा है। लेकिन 11,500 करोड़ मेहुल चोकसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, न नीरव मोदी के लिए थी। यदि ये इंडिया में रहे होते, सरकार ने उनको संभाला होता थोड़ा कभी बिजनेस। जैसे अब देखिए हमारे हीरा बाजार में ऐसे कई लोग हैं कि जैसे आज किसी पार्टी को 1 करोड़ रुपया किसी से लेना है और वो तकलीफ में आ गया, उसने आके बोला कि
सेठ जी अभी मेरे पास से पैसा नहीं है। तो बोला क्या हुआ, मेरा ऐसा ऐसा लॉस हो गया, तो एक काम कर, तू बिजनेस कर और मुझे कमा के दे देना। यदि वो आदमी बिजनेस करता तो पैसा वापस आएगा, और वो आदमी बिजनेस छोड़ के भाग जाता तो 1 करोड़ रुपये डूब जाएंगे। तो ये जो नीतियाँ सरकार यदि अपनाती है तो मुझे लगता है देश को लाखों लोगों को और रोजी रोटी मिलेगी। ऐसा ही एक मामला जो है वो 50,000 करोड़ के एक स्कैम का आपने कुछ समय पहले निकाला था। वो क्या केस था, उसके बारे में जरा बताइए। 6 साल पहले की बात है। हीरा बाजार के अंदर जो छोटे छोटे बिल बनाने वाले लोग बिजनेस नहीं करते, उनके आप 100 फुट की ऑफिस जाके देखोगे तो उनका एक्सपोर्ट देखो तो बोलो 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। अरे ताजुब हो गया, मतलब 100 फुट की ऑफिस। तो करीबन 2 बड़े बड़े चैनल वाले जब मेरा इंटरव्यू लिया, उनको मैंने कागज़ के साथ एड्रेस दिया, उन्होंने इंक्वायरी की, वहाँ गए, जाके 1 घंटे में वापस आए गए, हार्दिक भी ऑफिस तो बंद है। अब जब ऑफिस बंद है, वहाँ गए, इतना बड़ा स्कैंडल चलाते हैं, तो सरकार को उसी टाइम उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। मैंने ये मेहुल चौकसी जब भागा, तब गुजरात के एक बहुत बड़े डेली पेपर के अंदर मैंने कहा था, 1 महीने पहले ही कहा था, वो स्टेटमेंट आप भी आज भी देख सकते हो कि ये पप्पू, मेहुल चौकसी का नाम था, मार्केट में पप्पू नाम से पहचानते, पप्पू भाई कहते थे, बहुत बड़ा प्यारा नाम था उनका। मैं बोला इनका पासपोर्ट जब तक करो, आदमी 1 महीने में भाग जाएगा, और वही हुआ, वो भाग गया। सरकार ने यदि इस बात पर ध्यान दिया होता कि भाई ये भाग जाएगा या कुछ भी करेगा, आज इन्होंने, हम पत्रकार लोग, हम देश की सेवा करते, हम लोग बिना स्वार्थ ये सब दुनिया को दिखाते, हम लोग कभी कोई धमकी बमकी से, भाई विवेक, हम लोग, हमारे जितने भी पत्रकार, मैं उनको दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप सबसे बड़ी देश की सेवा तो आप लोग कर रहे हो। ये छोटे छोटे पत्रकार हो या बड़ा हो, आज हीरा बाजार के अंदर हीरा माणिक नाम से मैंने जो पत्रिका चलाई, नो डाउट हीरा बाजार के व्यापारी पहली बात तो मीडिया में आने के लिए राजी नहीं थे। हमारे बाजार में एक ही नाम था, भरत शाह, जिन्होंने 250 के ऊपर फिल्में बनाई। वो एक ऐसा आदमी था, वो बिंदास खुलेआम बोलता था। सूरज डायमंड, जतिन मेहता, जो भी यहाँ से चले गए, जतिन मेहता भी बाजार के सबसे बड़े शुभचिंतक थे। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि जतिन मेहता जैसा आदमी हीरा बाजार छोड़ के भाग सकता है, जो आदमी हीरा बाजार का भला चाहता था। आज की तारीख में तो देखने जाओ, ऐसे नाम अब हीरा बाजार में मिलने बहुत कम है। जतिन गए क्यों यहाँ से छोड़ करके? जतिन मेहता के ऊपर ऐसा आरोप लगा था कि उनके भी बैंक के करीबन 6,000 करोड़ रुपये देने के बाकी है। मैं बताऊं, मुरली देवराज जी के बेस्ट फ्रेंड थे, अशोक गहलोत जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, ND तिवारी जी के अच्छे दोस्त थे, लक्ष्मण जी बंगारू, तो मैंने खुद ने उनके वहाँ जाते हुए देखा था। तो जतिन भाई बाजार के अंदर जो भी समस्या होती थी, सबसे पहले वो आदमी आवाज़ उठाता था। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वो चेयरमैन थे। हीरा बाजार का सबसे बड़ा हित चाहने वाला आदमी वो था। ऐसे आदमी यदि भाग जाते तो सरकार को उनके साथ बैठना चाहिए कि भाई आपके कहाँ तकलीफ हुई है। जैसे हम लोग भी, हमारे पैसे किसी के आदमी के डूबते थे, हम उनको बुलाते, पूछते भाई तेरे पैसे कहाँ गए। यदि वो नीति वाला आदमी है तो जरूर पैसा देगा, बिजनेस करके कमा के देगा। लेकिन हम उसको पहले से गालियाँ बोलेंगे कि तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, तो वो भाग ही जाएगा। जतिन मेहता भाग गए। तो मैं तो बताऊँ, हमारे मार्केट में बहुत बड़ी खोट है, जतिन भाई की, मेहुल भाई की, ऐसे कई लोग हैं जो बाजार के शुभ चिंतक थे, जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में, भारत डायमंड बुर्स में, मुंबई डायमंड में, ऐसे सबसे एक्टिव रहते थे वो लोग, और सबका ये संस्थाओं का सम्मान करते थे। तो ऐसे लोग जब भाग जाते तो ये भी एक सबसे बड़ी कमनसीब है हमारे देश की है। आपने बताया था कि वो लोग जो हैं वो छोटी छोटी 100 फुट के दफ्तर चलाते थे और उसमें 300, 400, 500 करोड़ का टर्नओवर साल का दिखाते थे। तो क्या ये सिर्फ टैक्स चोरी का मामला था या हवाला का या कुछ और ही सिलसिला है? नहीं, ये 100% हवाला था। 100 फुट की ऑफिस के अंदर 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ एक्सपोर्ट करना और बाद में जाओ तो वहाँ ऑफिस बंद मिलना, तो ये क्या था? ये बहुत बड़ा स्कैंडल ही था हीरा बाजार का। ये हीरा बाजार का जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को भी मालूम है, भारत डायमंड बुर्स को भी मालूम है। आप देखो, सबसे पहले ये लैब ग्राउंड जब डायमंड आया तब भारत डायमंड बुर्स ने उसके बाद प्रतिबंध कर दिया था कि लैब ग्राउंड डायमंड का बिजनेस कोई करेगा नहीं। और बाद में जब बड़े बड़े व्यापारी करने लग गए तब उन्होंने छूट दे दी कि अब लैब ग्राउंड डायमंड का भी बिजनेस करो। अब लैब ग्राउंड डायमंड, भाई विवेक बताऊं, अपनी इंडस्ट्री जो रियल डायमंड की है ये ख़त्म करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। लैब ग्रोन पे हम लोग बाद में आते हैं।
मुझे पहले ये जो स्कैम्स एंड स्कैंडल्स हैं मैं उसके बारे में पहले आपसे समझ लेता हूँ। असल में आपने कहा था कि ये जो 50,000 करोड़ का घोटाला है ये डायमंड इंडस्ट्री का इस सदी का या आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। तो उस वो आंकड़ा तक आप कैसे पहुंचे? कुछ हमारे पास नाम आए थे और जिसके अंदर ये गवर्नमेंट ने खुद ने डिफरेंस निकाला था। तब हमने स्टडी किया कि ये टोटल 50,000 करोड़ तक का, शायद मेरे पास कागज हो तो वो भी मैं आपको पहुंचाऊंगा, लेकिन उस टाइम CNBC और ये न्यूज़ 24 साहब काफ़ी ने चैनल उनके नाम के साथ न्यूज़ चैनल के अंदर चलाए थे। तो ये कोई मेरे घर का आंकड़ा नहीं था, ये सरकारी आंकड़ा था। उस टाइम DRI ने 3,000 करोड़ का तो घोटाला पकड़ा था, उसमें कुछ लोगों की अरेस्ट भी हुए थे। यदि DRI, ED, CBI जो भी इसके अंदर आता है उन्होंने आगे तपास की होती तो शायद 50,000 करोड़ से भी ऊपर जा सकता था। ये हम लोग जो व्यापारी लोग इंपोर्ट जो रफ माल करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, और रफ का जो पेमेंट होता है आज वो होती है लाख रुपए की और बिल आता है करीबन 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। तो ये जो पैसे हमारे इंडिया के जो रुपया हवाला डॉलर बन के जाते हैं, तो आप सोच सकते हो आज डॉलर का कितना रुपया की पोजीशन क्या है। तो 50,000 करोड़ का घोटाला 6 साल पहले हुआ था। आज की तारीख में तो हीरा बाजार करीबन 50% ख़त्म हो गया है। फॉरेन में भी लोग चाहते हैं कि भाई 10,000 का हीरा 5,000 में भी बिक जाए, बहुत बड़ी बात है। पर ऐसा क्यों होता है कि उनको क्या फ़ायदा है इससे कि 1 लाख का हीरा जो है या 30 लाख का हीरा है या 50 लाख का हीरा है उसको 6 करोड़ का दिखाया, 10 करोड़ का दिखाया और यहाँ से जो है उन्होंने पैसा हवाला के ज़रिए जो है विदेश भेजा या थ्रू बैंकिंग चैनल भी भेजा, उससे उनको क्या फ़ायदा है? नेचुरली पैसा कमाना, इतना बड़ा फ़ायदा खाली ऑन खाकर करने से मिल जाता, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए? कहाँ मेहनत करनी उनको? वो पैसा कहाँ से आया उनके पास? ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखा है उसमें से आया। ये तो ऑन पेपर है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आज एक्सपोर्ट का, और वहाँ से ही हवाला के थ्रू पैसा आया उनके पास वापस। वो सरकार इंक्वायरी करे। आज सरकार बोलती है हमने केस पैसे में प्रतिबंध लगा दिया। मैं बताऊँ केस का प्रतिबंध जिंदगी में भारत में होने वाला नहीं है। अब किसी को भी पूछ लो, जो पैसा हवाला, नो डाउट आंगड़ियाँ काफ़ी बंद हो गए। बीच में एक पत्रकार मेरे पास आए, अच्छे पत्रकार थे, उन्हें बोला हार्दिक भाई आंगड़िया वाले लॉस करते हैं, मुझे स्टोरी छापनी है। मैं क्यों, आंगड़िया वाले ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं करते। वो करीबन 2 घंटे उनको समझाने में लगा। फिर मैंने किसी 2-3 बड़े डायमंड व्यापारी से बात करी, तब उन्होंने मांगा कि नहीं हार्दिक भाई आपकी बात सही है। कैसे जरा हमें भी समझाएं कि क्यों नहीं लॉस होता उन्हें? उसके लिए विवेक भी आपको भी डायमंड का बिजनेस चालू करना पड़ेगा। जैसे आप करीबन अभी तो काफ़ी बंद हो गया है, लेकिन लोग एक दूसरे को जो माल बेचते थे पहले, अब जैसे आपने किसी छगनलाल को माल बेचा, अब छगनलाल से आपको पैसे लेने हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी आपका जैसी ड्यू पकेगी तो आपको आंगड़िया से फ़ोन आ जाएगा कि विवेक भी आपका 15 लाख है और आप ले जाइए, या आप बोलिए कौन से खाते में आपको जमा करना है। तो उस टाइम आपका नाम चलता था कोई भी XYZ, जैसे बैंकों में खाते चलते उसमें तो विवेक नाम से चलता था, या आप कोई और नाम से चलेगा। तो वो जैसे ही बोलेगा विवेक जी आपके 15 लाख हमने आपके खाते में जमा कर दी, वो आपके खाते में आ जाते थे। तो इसमें कोई बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं होता था, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था। पर लेकिन इसमें पैसे डूबते भी बहुत थे। यदि आपने किसी ऐसे आदमी को बेच दिया और उसने बोला मैं आपको 30 दिन में पैसा दे दूंगा, समझो वो आदमी भाग गया, तो आप क्या करोगे? क्योंकि कोई लिखा पट्टी तो होती नहीं थी। तो ऐसे विवेक पैसे आते थे। पर मैंने तो सुना है कि आंगड़िया का धंधा जो है वो बैंकों से भी ज्यादा मजबूत होता था और बड़ा विश्वास पे चलता था। 100% विश्वास होता। आंगड़िया वाले में पैसे नहीं डूबते। मैंने बोला जो आपने माल बेचा वो भाग जाता है पैसा। अच्छा, आंगड़िया वालों ने तो जो विश्वास पैदा किया है हीरा बाजार के अंदर, वो उनको सैल्यूट है। मतलब विश्वास का दूसरा नाम आंगड़िया। अच्छा, बीच में एक बार जो है करीब 2-3 साल पहले एक खबर आई थी कि एक पूरा ट्रक भर करके जो है सोना, चांदी, डायमंड और कैश जो है वो बॉम्बे सेंट्रल के बाहर जो है स्टेशन पे पकड़ा गया था। एकदम तो पहली बार जो खबर आई उसमें कहा गया कि 40 से 50 हजार करोड़ है, फिर वो घट करके 5-6 करोड़ हो गया, फिर घट करके 10-20 करोड़ हो गया, फिर एक दिन पता चलता है कि नहीं भाई वहाँ पैसा कुछ था ही नहीं। नहीं क्या था मतलब? हाँ, नहीं, आपकी बात एकदम सही है। वो कोई ये आंगड़िया जो यहाँ से जो माल जाता है वो लोग क्या करते, एक ऑफिस के अंदर इकट्ठा करते,
फिर वो जो गाड़ी होती है उनमें लेके रेलवे स्टेशन जाते हैं और रेलवे स्टेशन के अंदर एक उनका डब्बा होता है, वो माल लेके जाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी हेरा फेरी हुई होगी, कुछ पुलिस के हाथ में या कोई सरकारी अधिकारी के हाथ में ये चीज़ आ गई होगी। तो पहले दिन सोचो कि समझो इतना करोड़ का माल पकड़ा और दूसरे दिन अचानक ही आएगा नहीं हमने इतना पकड़ा, तो कौन सी कोई सांठ गांठ तो बड़ी होगी इसके अंदर। लेकिन ये बात सही है, यानी पुलिस वालों ने भरपूर उसमें माल कूटा है। वो तो भी पुलिस वाले जाने, लेकिन गड़बड़ तो हुई है, इसमें कोई दो राय तो नहीं। आप सीधे नहीं बोलेंगे, नहीं, लेकिन सीधे सच्चाई नहीं, यही मतलब है। क्या होता है जो चीज हुई है वो तो हुई है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसमें ओवर इनवॉइसिंग का और ओवर प्राइसिंग का क्या खेल होता है? यही मैंने जो आपको बताया, अच्छा। जो लाख रुपए की रक जो इंपोर्ट होके इंडिया में आती है, 1 लाख का 1 करोड़ रुपया बिल बनता है, वो पैसा इंडिया के हवाला के थ्रू फॉरेन जाता है। ये ओवर इन्वेस्ट 100 फुट के ऑफिस में अंदर 100 करोड़ का एक्सपोर्ट, 200 करोड़ का एक्सपोर्ट, 300 करोड़ कहाँ से होता है? जो रियल बिजनेस करते हैं बेचारे, जो सुबह 6 बजे 8 बजे 10 बजे ऑफिस में आते हैं, शाम को 7-7 बजे जाके मेहनत करते हैं। एसेटर लोग जो एसोटमेंट करते हैं वो 10 बजे बैठते, शाम को 7 बजे उठते, खाली बाथरूम करने के लिए खड़े होते हैं। वो रात को जब अपनी कैबिन से बाहर नहीं निकलते तब तक नहीं उनको जाना दिया जाता। उनको जो माल एसोटमेंट करने के लिए देता होगा उसके अंदर 1 सेंट की भी गड़बड़ आती है तो पूरी ऑफिस साफ करनी पड़ती। तो वो रियल मेहनत करते हैं। वो जो सर्टिफिकेट जो लाइबिलिटी वाली कंपनी का देते हैं, अजय जैसे मेहुल चोकसी जैसी कंपनियां खुद का सर्टिफिकेट देते हैं। अब डायमंड वाले उनको तो मालूम है कि भाई सर्टिफिकेट कौन सा लेना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे जो बाहर वाले लोग हैं कि भाई हमको चाहिए, हमको डायमंड चाहिए, और वो लिखे हम सर्टिफिकेट के साथ देख। अब सोचो आप लैब ग्रोन डायमंड में सर्टिफिकेट आता है आज की तारीख में, 3 कैरेट का हीरा आप लैब ग्रोन का लेने जाओगे 51,000 का, और वही डायमंड आप रियल लेने जाओगे तो 15 लाख का। अब 15 लाख वाला भी सर्टिफिकेट मिलता है, 51,000 वाला भी सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन सर्टिफिकेट के अंदर जो सर्टिफिकेट मिलता है वो हमें देखना चाहिए कौन सी कंपनी का, कौन सी विश्वासु कंपनी का मिलता है। तो आज देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ओवर वॉइस इनवॉइस में यही चीज़ें काम करती है जो करने वाले लोग करते हैं। और ये अगर किसी व्यक्ति के पास में ब्लैक मनी होती है, सपोज 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की है, तो क्या डायमंड मार्केट का या डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करके ये पैसा जो है वो विदेशों में जाता है? इस तरह की कोई बात भी है? आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा। अभी देखो डायमंड वाले की कितनी ऑफिस दिल्ली में खुल गई है। अब दिल्ली के अंदर समझो किसी के पास 50 करोड़ रुपया पड़ा है, 100 करोड़ पड़ा है, अब वो 100 करोड़ का डायमंड ले लेगा तो इतना पूरा होगा। 100 करोड़ रखने के लिए उसको कितनी बड़ी जगह रखनी पड़ती है, तो वो 100 करोड़ का पूरा लेकर रख देगा कहीं भी। तो आपको कहीं जाने की ब्लैक का मनी वाइट करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया शांति से, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि हीरा खरीदने जाए तो महंगा मिलता है, लेकिन बेचने जाए तो कौड़ी के दाम नहीं मिलते। नहीं, ऐसा है, वो लैब ग्रोन में होता है। लैब ग्रोन डायमंड आप खरीदोगे तो उसका 10% भी नहीं आएगा, लेकिन जो रियल हीरा है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इतनी बड़ी कोई ठगाई का मामला नहीं है कि इतना बड़ा डिफरेंस होवे। नहीं, हीरा का पैसा तो पूरा मिलता है। और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हीरे का होता है, उसमें मैंने सुना है कि एक राउंड ट्रिपिंग नाम की कुछ खेल चलता है कि वही हीरे जो हैं रफ यहाँ आते हैं, बिना पॉलिश किए हुए वही वापस चले जाते हैं और फिर वही आते रहते हैं। ऐसा कुछ खेल चलता है, राउंड ट्रिपिंग जिसको कहते हैं? नहीं, विवेक जैसे हम लोग 4 भाई हैं। मैं इंडिया में हूँ, आप दुबई में हैं, कोई हांगकॉन्ग में, कोई जापान में है। यहाँ से बड़ी का दुबई गया, दुबई से हांगकॉन्ग गया, हांगकॉन्ग से जापान गया। अब सबसे पहले तो मिस्टेक अपने वहाँ होती है। यहाँ से जो पड़ी का दुबई जाता है, जो वैल्यू होती है, ये जितने भी कस्टम ऑफिसर हैं, किसी को भी हीरे का भाव का नॉलेज नहीं है। वो लोग वैल्यूलर से भाव निकालते हैं, क्योंकि जो कस्टम ऑफिसर आते हैं उनको ये कहा जाता है वैल्यूलर कि भाई ये भाव का ही है, वो मान लेते हैं। फिर 6 महीने बाद तो उनके ट्रांसफर हो जाती है। तो सरकार को ये वैल्यूलर के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए सबसे पहली तो। और ये वैल्यूलर जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वाले खुद तय करते हैं। तो अभी जैसे मेरा माल जा रहा है और मेरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अच्छी सेटिंग है, तो उस दिन वो भाव रखने वाला आएगा आदमी जो मैं बोलूँगा वो। तो ये सबसे बड़ा गड़बड़ का मामला यहाँ से शुरू होता है। ये वैल्यूलर लोग, ये डायमंड भेजने वाले लोग, ये कस्टम वाले लोग, इन सबके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जब 50,000 करोड़ का मामला जब बाहर आया था
तब उस टाइम जो कस्टम ऑफिसर सब वगैरह थे उनके पर 17 करोड़ का दंड हुआ था। आज वो लोग बेचारे लड़ रहे हैं। अब कस्टम ऑफिसर को तो पता भी नहीं रहता है कि क्या उसने वो किसी ने बोला बात मान ली। ये 17 करोड़ का दंड के पीछे आज लोग वो कस्टम ऑफिसर भुगत रहे, वो कोर्ट के अंदर जा रहे। आज उनको सत्य साबित करने के लिए उनके खुद के पैसे लग रहे। तो सरकार को ये सब चीज़ों पे ध्यान देखना चाहिए कि ये बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ लूज पॉइंट है, लूज पॉइंट कैसे दूर किया जाए और कैसे व्यापारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए। आज सरकार 18% लेके कितनी फैसिलिटी देती है। अभी बीच में एक मिनिस्टर बोलता मैं कोई उद्घाटन करने गया, बस के अंदर गया, तो हमको लगा हो सब बस के अंदर मिनिस्टर साहब उद्घाटन करने आए, लेकिन बस के पीछे देखो सब गाड़ियाँ उसकी ऐसी की ऐसी थी। तो आज वो इतना खर्चा जो कर रहे, अभी मोदी जी ने कहा कि भाई अपनों पेट्रोल डीजल ये सब करना चाहिए, एक हम दिखावे के लिए सब लोग कर रहे हैं। हमारे फडणवीस साहब एक दिन बाइक के ऊपर आए, दूसरे दिन क्या इन्होंने कोई गाड़ियाँ कम की, किसी को निकाला कि चलो भैया 10 गाड़ी हम कम कर लेते हैं। आज वो लोग यदि ये एग्जाम्पल दे के भाई, आज मैं बोलता हूँ फडणवीस साहब सबसे लोकप्रिय नेता हमारे महाराष्ट्र के, उनको क्या जरूरत इतनी फैसिलिटी की। आज 18% से टैक्स के आप 6% करो ने, आप थोड़ा खर्चा कम कर दो। तो ये सब चीज़ें यदि सरकार ध्यान देगी तो ये देश में ऐसा बदलाव आएगा। मैं सोचता हूँ शायद वर्ल्ड का नंबर 1 हमारा देश उद्योग के अंदर होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो हीरों की हेराफेरी होती है या देश विदेश से आने जाने का आयात निर्यात का जो खेल होता है, उसमें असली भूमिका किसकी होती है? वैल्यूअर की, खुद हीरा व्यापारियों की, कस्टम ऑफिसर की, क्लियरिंग हाउस एजेंट जो होते हैं, कस्टम क्लियरिंग हाउस एजेंट्स उनकी, या सब लोगों की मिली भगत होती है? चारों की। कस्टम क्लियर एजेंट को भी पता रहता है कि इसका माल आ रहा है, ये ऐसा ही माल होगा। कस्टम ऑफिसर को शायद थोड़ा कम पता होगा, पता तो होगा, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है। फिर ये वैल्यूलर और सबसे बड़े जिम्मेदार ये जो 2 नंबर का बिल बनाते हैं, वो लोग ये रास्ता दिखाते हैं व्यापारी को, आप इस तरह से एक्सपोर्ट करो। इन्हों पांचों के ऊपर सरकार को अभी दबाव लाना चाहिए, तो ये खेल कम होगा। यानी कि मामला कुछ इस तरह का है कि लड्डू फूटेगा तो सबको मिलेगा, तो वो सब लोग जो है अपने अपने उसमें कमाई कर रहे हैं। अभी सबको लड्डू खाना है तो मिलके ही खाना पड़ेगा और लड्डू फोड़ना है तो सरकार कर दे। जैसे मैंने बताया मोदी जी ने ये जो राजस्व एक्सपोर्ट वाला जो स्कैंडल उनके राज्य में ही हुआ, लेकिन उनके राज्य में भी तो खुला, तो हम तो मोदी जी को धन्यवाद देंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये शेल कंपनी या जो फर्जी कंपनियां होती हैं, ये इतनी आसानी से बंद कैसे जाती हैं? यहाँ तो एक कंपनी का एक अकाउंट खुलवाने में जो है वो मुसीबत हो जाती है। इन लोगों को कैसे ऐसी कंपनियां खोलने का और बैंक अकाउंट खोलने का मौका मिल जाता है? कौन इनके पीछे जिम्मेदार है? पहले तो खुद इनको पूरा नॉलेज हो जाता है। आज मैंने बताया आपका 100 फुट की ऑफिस में 100 करोड़ का एक्सपोर्ट, बैंक अकाउंट बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। बैंक अकाउंट खुला, उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिसने लाइसेंस दिया वो जिम्मेदार। उसके बाद ये जो खुद जो ओवर वैल्यू करके माल लाते हैं और बेचते हैं, ये सब पूरे जिम्मेदार है। तो ये इसके पीछे तो ये मतलब कोई भी स्कैंडल होता है अकेले आदमी का तो काम नहीं है, ये पूरी टीम मिलती है तब ये सब चीज़ें होती है। लेकिन इन सबसे अपनी चैनल के थ्रू एक निवेदन है कि आप अच्छा काम करो। एक्सपोर्ट बिजनेस कोई ऐसा तो नहीं है आज की तारीख में, आप सोचो 63 में 5 करोड़ का एक्सपोर्ट था, आज 70,000 करोड़ का ऊपर एक्सपोर्ट हो गया। लेकिन अभी थोड़ा स्टेबल इसलिए हुआ, आज विदेश के अंदर जिस तरह का वॉर चल रहा है तो माल के अंदर थोड़ी तकलीफ भी आई है, थोड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी तकलीफ आई है। अभी बीच में देखो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैक्स लगा दिया था हीरा बाज़ार के अंदर, लेकिन हमारे हीरे के व्यापारी इतने एक्सपोर्ट है कि वहाँ माल भेजने के लिए बॉर्डर के ऊपर वहाँ माल भेज देते थे और वहाँ से जो सामान ट्रक के थ्रू जाता था उसके अंदर हीरा बेच के बेच देते थे, तो उसमें खाली 4-5% का खर्च आता था। अब आप सोचो कहाँ 50%, 50% और काई %। अब जो अमेरिका का आदमी 50% टैक्स भर के माल लेता था, वो आदमी को वहाँ बैठे बैठे 10% में मिल जाए तो क्या गलत है? तो ये रास्ता अपने गुजराती मारवाड़ियों को जो दिमाग है उनको सैल्यूट है, उनको अभी ये दिमाग देश की पॉलिटिक्स में लगाना चाहिए और ये जो कांड हो रहे हैं वो ऐसा नहीं करनी चाहिए। देखो सबको एक दिन तो सब छोड़ के जाना ही है, तो हम लोग क्यों ऐसा काम करें
कि जो हमारे परिवार को तकलीफ आवे, हमारे देश को तकलीफ आवे और हमको तकलीफ आवे। अच्छा, आपने ये कहा था कि लगभग वो 50,000 करोड़ का घोटाला है, जो छोटी-छोटी कंपनियां बना करके शेल कंपनीज बना के कर रहे हैं। लेकिन जब डीआरआई ने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया या उनकी तरफ से जब स्टेटमेंट आया तो वो तो सिर्फ 3,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा फर्क दोनों के आंकड़ों में क्यों हो सकता है? किस कारण से? देखो भाई विवेक, 3,000 करोड़ का तो कबूल किया उन्होंने। मैं डीआरआई से सवाल करता हूँ, आपने आगे इंक्वायरी क्यों नहीं की? जब ऑफिशियली पेपर आ गए थे, ऑफिशियली सब कुछ आए, पेपर मैंने तो दिए नहीं थे, मुझे भी कोई कहीं से सरकारी अधिकारी या किसी हीरे के व्यापारी ने दिए होंगे। आप उन पर जांच करते। मैंने भले ही बोला था कि भाई मेहुल चोकसी पप्पू भाग जाएगा, क्यों उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं की? सरकार यदि हमारे पत्रकारों की बात पे ध्यान देती है तो हम लोग देश से सबसे बड़े स्कैंडल यदि कोई दुनिया में लाया तो हमारे देश के पत्रकारों ने ही लाया है। बिल्कुल। ये लोग जो नेता लोग सुरक्षा ले लेके घूम रहे हैं, उनको सुरक्षा तो अपने पत्रकारों को देनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैंने इतने स्कैंडल खोले हैं, आज एक भारत माता की कृपा देखो, आज तक एक धमकी मुझे नहीं आई है। क्यों? सब लोग समझते कि इसके पीछे अपना कोई गलत इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन एक ही, हमारे देश को हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्कैंडल हो रहे हैं, आप भी इतने सालों से क्राइम रिपोर्टिंग करते हो, मैं आपके रिपोर्ट पढ़ता हूँ, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप जिस तरह से हिम्मत से समाज के सामने जो ड्रग्स का मामला है आप लाते हो, भाई मनीष पचौली जैसे पत्रकार जो दुनिया के सामने जो बातें रखते हैं, सरकार को इस बात पे ऊपर भरोसा करना चाहिए और आगे ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि ये देश को कोई नुकसान ना हो और एक अच्छी नीति से लोग बिजनेस करें। आपको लगता है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन पर कुछ दबाव था जिसके कारण उन्होंने ये जांच आगे रोक दी? 100%। क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने ये नहीं किया? आपको क्या लगता है राजेश एक्सपोर्ट ने आज ये LIC ने 2,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्यों किया? ऐसा क्या देखा उसमें? अभी आज ये पोजीशन आए कि शायद बेचने जाएंगे तो कहे राजेश एक्सपोर्ट से 25 करोड़ रुपये नहीं आए। ये पैसे किसके डूबे? ये राजेश एक्सपोर्ट का जिसने भी स्टडी किया है, जिन्होंने भी LIC से पैसे दिलाए, इसके अंदर उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहा होगा। सरकार को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, तो जरूर कुछ ना कुछ स्कैंडल बाहर आएंगे। आपको लगता है कि जो अभी तक इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई है वो पर्याप्त थी या उसको और बढ़ाना चाहिए था? नहीं, आप देखो जितने भी मामलों के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है। यदि इन्वेस्टिगेशन सही होता और उसके ऊपर रोक लगा ली होती। आप देखो मेहुल चोकसी एक छोटी सी ओपेरा, उसके अंदर नगीनदास मेंशन के ऊपर कोई छोटी सी ऑफिस, उसके अंदर करीबन 15 कंपनियां उसकी चलती थी और 15 कंपनियों के आप एक एक नाम देखो तो आपको लगेगा कोई रिक्शा वाले का नाम हो, कोई हीरा घसने वाले का नाम हो। वो सूरत से एक्सपोर्ट होता था। सोचो आप, आज सूरत तो अभी मार्केट हब बन गया है वहाँ का। सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ जितने भी कस्टम कमिश्नर है या कस्टम कलेक्टर है, सरकार को ऐसे लोगों को बिठाना चाहिए कि वो लोग कोई स्कैंडल पकड़ के लाते हैं तो उस स्कैंडल में सरकार को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो कमिश्नरों को सपोर्ट करना चाहिए। आप सोचो हितेश शाह करके यहाँ अपने कमिश्नर थे, मैं सोचता हूँ उसके जैसा कमिश्नर मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। वो वहाँ पे बैठते थे, AC भी चालू नहीं करते थे और हमारी हीरा बाजार उसके नाम से यूँ डरती थी। क्यों? कि वो ईमानदार था। ऐसे ऑफिसरों को सरकार को सपोर्ट करना चाहिए यदि ये स्कैंडल बंद करने हो तो। आपने सुना कि यदि स्कैंडल बंद करने हैं, यदि घोटाले रोकने हैं, यदि स्कैम्स के ऊपर लगाम लगानी है तो सरकार को भी अपनी नीयत दिखानी पड़ेगी और साफ नियति से काम करना पड़ेगा। हार्दिक भाई, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई विवेक आगे आपका। भी आपसे हम बात करते रहेंगे और हम हार्दिक भाई को अगले अंक में दोबारा लेकर के आएंगे और इनसे और भी कई चीज़ों के बारे में हम खुलासे करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।